Speaker for today is Shri Ram Punyani. Shri Ram Punyani, एक former professor of biomedical engineering, former senior medical officer हैं, affiliated with the Indian Institute of Technology. It doesn't get better than that. He began his medical career in 1973 and served IIT in various capacities for 27 years, beginning 1977. Come a long way, sir. In December 2004, he took voluntary retirement. For what? To work full-time for communal harmony. He's involved with human rights activities, communal harmony, and initiatives to oppose the rising tide of fundamentalism in India. He's also associated with the organization All India Secular Forum, Center for Study of Society, Secularism Unheard Society. He was awarded the Indira Gandhi Award for National Integration. Just to give an idea of the credentials, and he has, mashallah, a great study on what is right with the country or what is not right with the country. Over to you, Shri Ram Punyani. थैंक यू वेरी मच। प्रिय दोस्तों, पहले तो आप सबको मेरा आदाब, नमस्ते। मैं आपको बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आपने इस प्रकार की मीटिंग का आयोजन किया। आज जो माहौल पूरे देश में और दुनिया में, ये दोनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं। हमारा देश दुनिया की समस्याओं से अलग नहीं है। कुछ जो दुनिया में हो रहा है उसका प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन यहाँ होता है, और यहाँ भी जो मुस्लिम कौम के सवाल हैं वो आप सदियों से जानते हैं। तो मैं आज जो मुख्य मुद्दा है कि हमारे जो नौजवान मुस्लिम कम्युनिटी से, जिसको कहा जा रहा है वर्ड रेडिकलाइज, पता नहीं वो वर्ड कितना सही है कि नहीं, क्योंकि रेडिकल का मतलब मैं कुछ और जानता हूँ। रेडिकल का मतलब मैं जानता हूँ कि वो व्यक्ति जो समाज को महत्वपूर्ण तरीके से बदलना चाहते हैं बेहतर बनाने के लिए, वो मेरी समझ है रेडिकल की। पर ये आज जो माहौल में जिस प्रकार का रेडिकलाइजेशन ऑफ यूथ किया जा रहा है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? इस्लाम जिम्मेदार है, मुसलमान जिम्मेदार हैं, या कोई और ताकतें हैं जिसके कारण ये आज का कैंसर हमारे समाज में बढ़ रहा है? ये हमको सोचने की ज़रूरत है। तो खैर, मेरे पास थोड़ा वक्त है तो मैं इसको दो मुद्दों में देखना चाहूँगा। एक तो ये जो पूरी प्रोसेस चालू हुई है वो 9/11 के बाद से चालू हुई है। 9/11/2001 आपको याद होगा, 2 एरोप्लेन, खैर मैं कुछ चीज़ें दोहरा रहा हूँ ताकि हम समझ सके IS आया कहाँ से। ये ऊपर से टपका कि अंदर से कोई ऐसी चीज़ है जो इस कैंसर को बढ़ावा दे रही है। वो कैंसर को जो बढ़ावा देने वाली चीज़ है वो थोड़ा समझने की कोशिश हम करते हैं। खैर, 2 एरोप्लेन आए, 2 एरोप्लेन हाईजैक किए गए, ऐसा बोलते हैं। ये सब बोलते हैं वाली बात मैं कह रहा हूँ, मीडिया का मामला है। सच क्या है, झूठ क्या है, सच दिखेगा, आसानी से हम उसको पहचान सकेंगे कि नहीं, वो एक अलग बात है। खैर, ऐसा कहा गया कि 2 एरोप्लेन आए, हाईजैक करके लाए गए और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग से टकराए। अब इतनी बड़ी बिल्डिंग थी, वो एरोप्लेन से गिर सकती कि नहीं, वो दूसरा सवाल। वो सवाल मैं सब अंदर छोड़ देता हूँ, उस पर मैं नहीं जाऊँगा। बिल्डिंग नीचे बैठ गई और उसी के साथ करीब 3000 लोग मारे गए। कुछ मैं सवाल पूछता हूं अपने दोस्तों से ताकि मेरी समझ भी बढ़े, आपकी समझ भी बढ़े। एक सवाल का जवाब दीजिए, ये 3000 लोग जो मारे गए, ये लोग गुनाहगार थे या बेगुनाह थे? बेगुनाह थे। और इसके बाद वो ओसामा बिन लादेन, बुरा मत मानिएगा, मैं उसकी बहुत आलोचना करता हूं, वो कहता है ये अच्छा हुआ, ये जिहाद है, ऐसा और होना चाहिए, अल्लाह का शुक्र है। अब ये इस्लाम के नाम से उसने जो कह दिया, मेरे ख्याल से इस्लाम पे ये सबसे बड़ा अटैक था। और ये अटैक करने वाले के पीछे कौन था? क्या ओसामा बिन लादेन ऑटोमेटिक आ गया? ये अलकायदा कहाँ से बना? तो इसके बारे में भी बहुत गहरी सारी चीज़ें हैं जिसका मैंने स्टडी किया है, कुछ उस पर लिखा भी है। मैं बताता हूँ, ये अलकायदा बनने की प्रोसेस की शुरुआत ही बाद में जाकर ISIS में तब्दील होती है। मैं इसको सवाल के रूप में पूछता हूं, देखिए, अगर इस्लाम के कारण आतंकवाद होता, मेरा सवाल जरा समझ लीजिए, अगर इस्लाम के कारण आतंकवाद होता तो दुनिया के कौन से देश में सबसे ज्यादा आतंकवादी होना चाहिए? इंडोनेशिया में। सऊदी अरेबिया बहुत छोटा है, पता नहीं हमारे बंबई के बराबर भी है कि नहीं। सऊदी अरेबिया बहुत छोटा है, सबसे ज्यादा आतंकवाद होना चाहिए इंडोनेशिया में, दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश। वहां इस प्रकार का आतंकवाद नहीं है। नंबर 2, वो एरिया देखिए, अभी सवाल आपको बताया गया, उसको याद रखिएगा।
इस दुनिया के आतंकवाद से, जिसको इस्लामिक आतंकवाद कहा जाता है गलती से, कैसा कहा जाता है वो भी मैं बताऊंगा, इस आतंकवाद से मारे जाने वाले ज्यादा लोग, इससे मारे जाने वाले ज्यादा लोग हिंदू हैं, मुसलमान हैं या क्रिश्चियंस हैं? मुस्लिम हैं। इस्लाम के नाम पे आतंकवाद है, सबसे ज्यादा कौन मारा जाता है? मुस्लिम। अब तीसरी बात का ख्याल कीजिए, किस एरिया में इसका लोकेशन है? दिस टेररिज्म इज लोकेटेड इन विच एरिया? तो उस एरिया की मैं 3 आपको बातें बताता हूं। उस एरिया में, जिसको मैं वेस्ट एशिया कहता हूं, पश्चिम एशिया में 3 चीजें हैं। नंबर 1, वहां रहने वालों में मुसलमान ज्यादा है, यस नो? उसी एरिया में आतंकवाद ज्यादा है, उसी एरिया में तेल का खजाना है। तो आतंकवाद तेल के कारण है कि इस्लाम के कारण है? तेल के कारण है। और तेल का कब्जा कौन करना चाहता है? तेल का कब्जा वो ताकत करना चाहती है जो वॉशिंगटन में बैठे हुई पूरी दुनिया को नचाते रहती है। काम करने वाला कोई और गुनाहगार कोई और बनाया गया। अब ये आया कैसे? तो आपको बता दूं कि ये अल कायदा के जो मदरसे, अब मदरसा अपने आप में खतरनाक शब्द उसमें कर देते हैं, कुछ मदरसों में इस आतंकवाद की ट्रेनिंग दी गई। इस्लाम के कारण गलत। ये जो मदरसों में आतंकवाद की ट्रेनिंग दी गई, उसके पीछे भी जो हाथ था, 2 चीजों का था। सबसे बड़ा हाथ था अमेरिका का। अमेरिका ने $8,000 मिलियन, 7,000 टन हथियार दिए अल कायदा को। उनका ब्रेन वॉश किया गया। इस्लाम के जो 2 महत्वपूर्ण शब्द हैं, माफ कीजिएगा अगर मैं कुछ गलत कहूं, मैं इस्लाम का स्कॉलर नहीं हूं, समझने की कोशिश करता हूं, कुछ मैंने गलत कहा तो उसको मैं माफ कर दीजिएगा। तो 2 शब्दों को उन्होंने बदल दिया। एक शब्द था जिहाद। जिहाद तो जो है जिहाद अकबर, जिहाद असगर। जहां तक मेरी समझ है, जिहाद अकबर का मतलब होता है अपनी बुराइयों के खिलाफ लड़ना। जिहाद असगर का मतलब होता है समाज की बुराइयों के खिलाफ संघर्ष करना। तो इस जिहाद शब्द का मतलब बदलकर कर दिया गया कि जो भी व्यक्ति आपसे असहमत है, जो भी व्यक्ति को, किसी को पहले काफिर लेबल करो। अब काफिर का भी एक बहुत अलग मतलब है, आई वोंट गो टू द डिटेल्स ऑफ दैट। तो काफिर किसी को बोलो, उसको मारो, तो उसको जिहाद के नाम दिया गया। और ये ट्रेनिंग उन मदरसाओं में हुई जिसको अमेरिका ने पैसा दिया, अमेरिका ने सिलेबस भी दिया। और तो और मेरी समझ है, मदरसों में कुरान की ट्रेनिंग देते हैं। वो कैसे होना चाहिए वो आपके बीच में चर्चा का मुद्दा है, पर यहां जो ट्रेनिंग दी गई उसका सिलेबस वॉशिंगटन में बनाया गया। और खैर, ये क्यों बनाया गया उसके पीछे मैं पहले बहुत कोशिश करके, मेहनत करके लोगों को बोलता था ये अल कायदा इसके लिए बनाया गया। बाद में मेरे हाथ में एक बहुत अच्छी चीज आई। अब यूट्यूब में कई चीजें बहुत अच्छी हैं, कई चीजें खराब हैं। यूट्यूब के कारण हमारे कई नौजवान भटक भी रहे हैं, पर यूट्यूब की कुछ अच्छी चीजें आपको बताता हूं। यूट्यूब में आप सर्च कीजिएगा 3 शब्दों को, हिलरी क्लिंटन, अल कायदा, अमेरिका। उसमें आपको 4.5 मिनट का एक वीडियो मिलेगा जिसमें हिलरी क्लिंटन बताती है, मैं नहीं कह रहा, हिलरी क्लिंटन कहती है कि हमको रशियंस के खिलाफ लड़ना था। हमारी फौजें जो वियतनाम से एकदम डिमोरलाइज होकर आई थी वो तैयार नहीं थी, तो इन एशिया के मुसलमानों के नौजवानों के कंधे पर रखकर हमने अपनी बंदूक चलाई। हमने अल कायदा खड़ा किया, हमारा काम हो गया, हम अपने हाथ धो लिए और हम अपने वापस आ गए। तो यानी हमने कैंसर के बीज डाल दिए, हम तो अपने देश में सुरक्षित हैं। उसका जो नतीजा भुगतना हो वो एशिया के लोग भुगते, वेस्ट एशिया के लोग भुगते। और उसी के साथ 9/11 के बाद, उसी के साथ अमेरिकन मीडिया ने एक सबसे खराब काम किया, द मोस्ट एंटी ह्यूमन एक्ट इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। मैं पूरी जिम्मेदारी से ये शब्द कह रहा हूं। क्या किया था अमेरिकन मीडिया ने? अमेरिकन मीडिया ने धर्म को आतंकवाद से जोड़ दिया। मजहब जो मोहब्बत सिखाता है, मजहब जो इंसान को इंसान बनना सिखाता है, उस मजहब के साथ इन्होंने आतंकवाद को जोड़ दिया और एक शब्द बनाया पहली बार, इस्लामिक टेररिज्म। याद रखिए, दुनिया में आतंकवाद पहले भी हुआ है। याद रखिए आयरिश रिपब्लिकन आर्मी, याद रखिए खालिस्तान, याद रखिए नाथुराम गोडसे, याद रखिए इंदिरा गांधी का हत्यारा, याद रखिए राजीव गांधी का हत्यारा। आतंकवाद पहले भी हुए हैं, पर कभी भी मजहब को आतंकवाद के साथ नहीं जोड़ा गया। तो मैं मानता हूं
अमेरिकन मीडिया ने अगर सबसे गंदा, सबसे एंटी ह्यूमन काम किया है तो इस जुमले का बनाना जिसको कहते हैं इस्लामिक टेररिज्म। अब इसके पीछे इस्लाम का कोई हाथ नहीं। जिहाद शब्द का मतलब बदल दिया गया और काफिर शब्द का मतलब बदल दिया गया। यहां से ब्रेन वॉश की एक प्रोसेस चालू हुई और इसी को मैं कहता हूं, ये प्रोसेस जो चालू की, ये प्रक्रिया एक कैंसर होती है। मेरा थोड़ा मेडिकल बैकग्राउंड है, मैं जानता हूं कैंसर शुरुआत में होता है, आपने ट्रीट कर लिया तो ठीक है, जब वो फाइनल स्टेज में जाता है तो पूरी दुनिया की बर्बादी करने पे तुल जाता है। और वही बात अलकायदा के साथ हुई। अलकायदा के बाद मामला वहीं खत्म नहीं होता। तेल की प्यास, तेल की भूख बहुत बड़ी है। आप जानते हैं भारत 200 साल तक गुलाम रहा इंग्लैंड का। काय के लिए गुलाम था? क्योंकि उनको यहां का कच्चा माल लूट कर ले जाना था। आफ्टर कॉलोनियलिज्म देयर इज इंपीरियलिज्म, और ये इंपीरियलिज्म चाहता है दुनिया के रॉ मटेरियल्स, दुनिया के रिसोर्सेज को लूटकर अपनी समृद्धि को, अपनी प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाया जाए। और उसी के चलते उन्होंने एक और काम किया और वो काम था इराक पे हमला। अभी ब्रेक्सिट, अभी वो कौन सी रिपोर्ट आई है, मैं नाम भूल गया उसका, जिसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो थे उनको एक गिल्टी करार हो रहा है। वो रिपोर्ट में पहले उन्होंने तय कर लिया कि हमको इराक पे हमला करना है, बाद में आर्ग्यूमेंट ढूंढते रहे कि भाई कौन सी बात पे हम इराक पे हमला करें। तो बोले अरे इराक के पास तो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। उस बात पे लंबी बहस चली और यूनाइटेड नेशंस, जिसको अमेरिका ने अपने जेब में रख लिया है, उसके सहारे से उन्होंने इराक पे हमला किया। और वो इराक पे हमले के कारण जो वहां की आर्मी स्ट्रक्चर था, जो फौज का स्ट्रक्चर था, वो डिस्टर्ब हो गया। एक तरफ से वो डिस्टर्ब हो गया, दूसरी तरफ से अल कायदा की आइडियोलॉजी आई और इन दोनों को मिलाकर आईएस बना। काम है इस्लाम का नाम, इस्लाम के नाम पर जो काम हो रहा है वो वास्तव में इट इज ए डिजाइन ऑफ इंपीरियलिस्ट पावर्स टू कंट्रोल ऑन द ऑयल रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड। इससे गंदी बात दुनिया में कोई नहीं हो सकती कि मजहब के नाम पर एक पॉलिटिक्स, मजहब के नाम पे आर्थिक समस्याओं को अमेरिका हल करने की कोशिश कर रहा है। ये एक बात। अब दूसरा एक और भी है, इसमें जोड़ दूं, इंडिया में, भारत में खास तौर तक समस्या और ज्यादा रही। यानी वो एक हमारा हिंदी में कहा मुहावरा है ना, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। मुसलमानों का हाल पहले भी बहुत अच्छा नहीं था। मैं ये नहीं कहना चाहता कि हमको केवल रोते रोते अपनी जिंदगी गुजारना है। मैं ये कहना चाहता हूं अगर हम समस्या को असली तरीके से समझेंगे, जिसकी कोशिश मैं यहां देख रहा हूं, तो हम उस समस्या को हल कर सकेंगे और यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। मैंने कहां से शुरुआत की थी? भारत में वैसे ही आपको याद होगा मक्का मस्जिद ब्लास्ट, मालेगांव ब्लास्ट, अजमेर ब्लास्ट, समझौता ब्लास्ट। हर एक ब्लास्ट के बाद मैं बहुत तकलीफ से पढ़ता था, मालेगांव में ब्लास्ट हुआ, 25 नौजवान मुसलमान नौजवानों को पकड़ा गया आरोपी के रूप में। वो लोग जेल में रहते, करियर बर्बाद होता। बाद में कोर्ट कहता इनके पास तो कोई सबूत इनके खिलाफ नहीं है, उनको छोड़ दिया जाता। ये कब तक चली प्रक्रिया? जब तक बंबई में 26/11 नहीं हुआ। हेमंत करकरे इशारों में बात, मैं वही बात समाप्त कर देता हूं। देयर आर प्रिजुडिसेस अगेंस्ट ए पर्टिकुलर कम्युनिटी, और ये प्रिजुडिसेस की शुरुआत ये जो इस्लामिक टेररिज्म शब्द से हुई, और उसके पहले भी इंडियन हिस्ट्री में, इंडियन हिस्ट्री को मिसयूज करके मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की गई। ये मैं वार्निंग इसलिए दे रहा हूं कि हम जितना समस्या को समझेंगे उतने अच्छे से उसका समाधान कर सकेंगे। तो इसकी शुरुआत कहां से हो सके? अरे भाई मुसलमान राजा वेरी बैड, ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। इसलिए नहीं कि मैं राजाओं को चाहता हूं, इसलिए कि मैं डेमोक्रेसी को चाहता हूं, और मैं नहीं चाहता कि डेमोक्रेसी राजाओं के नाम पर खत्म कर दी जाए। राजा, मुसलमान राजा वेरी बैड। बोले अरे भाई एक हाथ में तलवार, एक हाथ में कुरान लेके आए, और यहां उन्होंने इस्लाम लोगों पे लाद दिया। लोग जनरली सुन लेते, मुसलमान राजा आए, एक हाथ में तलवार, एक हाथ में कुरान। पर एक आपको वाकया सुना दूं, एक कॉलेज में गया था मैं, तो कुछ अजब ही वाकया निकला। मैं जब स्टूडेंट्स को बोला देखो भाई लोग कहते हैं मुसलमान राजा एक हाथ में तलवार, एक हाथ में कुरान लेके आए, तो 5-6 स्टूडेंट खड़े हो गए। बोले सर ये कैसे हो सकता है? बोले अगर राजा के एक हाथ में तलवार है, एक हाथ में कुरान है, तो घोड़ा कैसे चलेगा? मैंने कहा ये तो मुझे भी नहीं पता। फिर मैंने स्टडी किया और ये पता चला मुझे कि भारत में सबसे पहले जो इस्लाम आया वो राजाओं के माध्यम से नहीं आया।
मैं तो यहां तक भी कहता हूं, इस्लाम राजाओं के माध्यम से नहीं आया, इस्लाम संतों के माध्यम से आया, इस्लाम मोहब्बत के रास्ते से आया। इस्लाम आया क्योंकि यहां की जाति व्यवस्था से लोगों को बाहर निकलता था। जाति व्यवस्था का अत्याचार, लोग उससे मुक्ति पाना चाहते थे। उन्होंने संतों को देखा, इस्लाम के मानने वालों को देखा और वहां से उन्होंने इस्लाम का रास्ता अख्तियार किया। भारत में पहला इस्लाम कहां आया? पहला इस्लाम उत्तर भारत में नहीं आया, दिल्ली में नहीं आया, वो आया केरल में। केरल में चेरामन जुम्मा मॉस्क जो है, मैं अभी अभी गया था, देखकर मुझे बहुत खुशी हुई कि ये भारत है जहां एक तरफ इस्लाम भी आता है, एक तरफ क्रिश्चियनिटी भी आती है और यहाँ का हिंदू धर्म तो चलता ही रहता है। तो खैर, वो एक बदनामी। फिर बदनामी देखो भाई, हमारे हिंदू राजा मुसलमान राजा ये मुसलमान राजा वेरी बैड। जैसे हमारे राजाओं को उन्होंने ये किया वो किया। कल भी, मैं कहना नहीं चाहता, जान दीजिए, छोड़ दीजिए। बादशाह और राजा में फर्क किया जा रहा है कि भाई बादशाह लोग लड़ाई करते समय गाय को सामने रख देते थे। खतरनाक बात कही दी गई है। दिस इज टोटली फॉल्स, मैलिशियस, स्टूपिड। ऐसा हो ही नहीं सकता। अब क्यों? क्योंकि हिंदू मुसलमान राजा थे, कोई वो धर्म के कारण नहीं लड़ रहे थे। एक ही आपको लड़ाई का किस्सा बता दूं। आपको अकबर की लड़ाई का पता होगा, अकबर और राणा प्रताप, हल्दी घाटी के मैदान में। इसको हिंदू मुसलमान की लड़ाई के रूप में बताया जाता है। मैंने स्टडी किया तो पता चला, हल्दी घाटी में जब ये लड़ाई चल रही थी, अकबर की फौज में अकबर नहीं है। तो अकबर की फौज का लीडरशिप किसके पास में है? अकबर की फौज की लीडरशिप जिसके हाथ में है, उसका नाम है राजा मान सिंह। एक्सक्यूज मी, अकबर खुद नहीं है और राजा मान सिंह उनका कमांडर इन चीफ, और उनके अंडर में काम करता है वो प्यारा सा राजकुमार, मेरा बहुत बड़ा फेवरेट है, शहजादा सलीम। तो राजा मान सिंह और शहजादा सलीम इधर हैं, और राणा प्रताप के साथ उनके जो असिस्टेंट थे उनका नाम था हकीम खान सूर। दोनों तरफ हिंदू, दोनों तरफ मुसलमान। तो क्या ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई है या दो राजाओं की लड़ाई है? दो राजाओं की लड़ाई है। ये लड़ाई मजहब के लिए है कि सत्ता के लिए है? सत्ता के लिए। हमारे दिमाग में सब कचरा जो आ गया वो आया 1857 की लड़ाई के बाद। आपको याद होगा 1857 की लड़ाई, उसकी चिंगारी किसने लगाई थी? मंगल पांडे। उसका लीडरशिप किसने किया था? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर के साथी कौन थे? तात्या साहब टोपे, नाना साहब पेशवा, झांसी की रानी। हिंदू मुसलमान मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। अंग्रेजों की सत्ता डगमगा गई और उन्होंने यहां जो पॉलिसी लगाई वो थी फूट डालो और राज करो। और वहीं से हिंदुओं के मन में मुसलमानों के लिए नफरत, मुसलमानों के मन में हिंदुओं के लिए गैर भाव, ये वहां से चालू होता है। ये भारत वो देश है जहां एक तरफ सूफी संत है, एक तरफ भक्ति संत है, एक तरफ ऐसे ऐसे जिसका प्रतिबिंब मैं बताने जाऊं तो बहुत बड़ी बात है। एक ही किस्सा बता देता हूं आपको। एक किस्सा ये है, वो है हमारी फिल्मों से। आप जानते हो हमारी फिल्में, और उसमें हिंदी फिल्मों में तो बहुत प्यारे प्यारे भजन भी आते हैं, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं जो क्लासिकल भजन होते हैं। अभी हिंदी फिल्मों के 2004 में 100 साल हुए तो एक लिस्ट आई कि भारत के सबसे अच्छे 10 भजन कौन से हैं। तो उस भजन में जो सबसे ऊपर आया वो भजन था, मन तरपत हरि दर्शन को आज। मन तरपत हरि दर्शन को आज। उसका डिटेल मैंने देखा तो इनके लिखने वाले का नाम है शकील बदायूनी, गाने वाले का नाम है मोहम्मद रफी, और संगीत जिसने दिया है उसका नाम है नौशाद अली। इससे ज्यादा इंटीग्रेशन किसी समाज का नहीं हो सकता। इसी समाज को तोड़ने के लिए मजहब की राजनीति को लाया जा रहा है। एक तरफ आई गांधी की राजनीति, गांधी की राजनीति जिसने कहा हिंदू, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, पारसी ये सब इंडियन रिलीजन्स हैं। याद रखिए गांधी क्या कह रहे हैं, वो किसी रिलीजन को फॉरेन रिलीजन नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं ये इंडियन रिलीजन है। और दूसरी तरफ वो लोग आए जिन्होंने कहा हमको मजहब वाला राष्ट्र चाहिए, या इस्लामिक राष्ट्र चाहिए या हिंदू राष्ट्र चाहिए। इस्लामिक राष्ट्र का जो पर्दाफाश किया वो किया मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो मेरे ख्याल से एक बहुत बेहतरीन मुसलमान थे, जिन्होंने कुरान का तर्जुमा किया, और उसका तर्जुमा अल कुरान एक बहुत अच्छा तर्जुमा माना जाता है। मैं कई बार एक काल्पनिक दृष्टि से इंटरव्यू लेता हूं। मैंने कहा जर्नलिस्ट लोग काफ़ी बर्बादी कर रहे हैं, मैं कुछ अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करूं अच्छा करने का। तो मैं कल्पना में इंटरव्यू लेता रहता हूं एज ए जर्नलिस्ट। मैं पहले कल्पना में इंटरव्यू लेता हूं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का। मैं इनको कहता हूं मौलाना साहब आप तो मुसलमान हैं, आप मुस्लिम लीग क्यों नहीं ज्वाइन करते, आप पाकिस्तान की मांग का सपोर्ट क्यों नहीं करते। तो मौलाना साहब मुझे जवाब देते हैं बरखुरदार,
मेरा इस्लाम तो इंसान से इंसान को जोड़ने की बात करता है। ये जो चल रहा है बंटवारे की बात, ये मेरे मजहब के खिलाफ है। गांधी से पूछता हूं, आप हिंदू राष्ट्र की मांग का समर्थन क्यों नहीं करते? तो गांधी कहते हैं, मैं एक सनातनी हिंदू हूं, अपने धर्म के लिए मैं अपनी जान तक दे सकता हूं, पर यह मेरा निजी मामला है। जहां तक उस राज्य का सवाल है जिसके निर्माण के लिए मैं काम कर रहा हूं, वो राज्य न आपके न मेरे धर्म द्वारा चलेगा। राज्य का काम होगा लोगों के रोटी कपड़ा मकान बिजली सड़क पानी शिक्षा स्वास्थ्य नौकरी को देखना। धर्म का काम होगा लोगों को नैतिक रास्ता दिखाना। तो ये मेरे दो आइडल्स हैं, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्होंने हमारे राष्ट्र की एक नींव रखी। और उसको तोड़ने के लिए जिन लोगों को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने अलग अलग प्रकार की बातें की। और ये आज जो सबसे बड़ा मुद्दा है, मुसलमान नौजवान रेडिकलाइज क्यों हो रहा है? एक तरफ देखता है, मैं पढ़ता हूं मुझे नौकरी नहीं मिलती, मैं पढ़ता हूं मेरे तरफ बचपन से डिस्क्रिमिनेशन होता है, लोग मुझे गलत निगाह से देखते हैं। लोगों को लगता है मुसलमान यानी पाकिस्तान परस्त। अरे पाकिस्तान और भारतीय मुसलमान का क्या लेना देना? जब पाकिस्तान बना था तो लोगों के पास चॉइस थी कि आप चाहें तो पाकिस्तान जा सकते हैं, पर आपको याद है भारत के उस समय 25% मुसलमान थे, वो उसमें से केवल 13% पाकिस्तान के हिस्से में गए और उतने ही हिस्सों ने कहा ये हमारा मादरे वतन है, हम यहीं रहेंगे, यहीं मरेंगे, यहीं अपना संघर्ष करेंगे। ये किसी की दया माया के आधार पे यहां नहीं रहते, दे आर इक्वल एंड फुल सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। पर एक विचारधारा है जो मजहब के नाम पे चलती है, जो कहती है हमारी परंपराएं, वास्तव में हमारी सबसे बड़ी परंपरा है वसुधैव कुटुंबकम। अरे भारत की बात क्या करते हो, पूरी दुनिया की बात करो, पूरी दुनिया मेरा परिवार है। जब मैं पूरी दुनिया को परिवार मानता हूं तो अपने लोगों को अपना क्यों नहीं मानता? क्यों मैं डेमोनाइज करता हूं? अरे ये मस्जिद तोड़ी, अरे ये उन्होंने धर्मांतरण किया, अरे वो खाने की चीज ऐसी है। अब खाने पीने की चीज आई तो मन में बात आ गई। गांधी जी का मैं बहुत रास्ता लेता हूं, मैं अपना साहित्य आज लाया नहीं, तो गांधी जी को आजादी के बाद राजेंद्र प्रसाद जी जाकर कहते हैं, बापू, सब उनको बापू कहते हैं, बापू मेरे पास सैकड़ों हजारों पोस्ट कार्ड आए हैं जो कह रहे हैं कि गाय के खाने पे बंदिश लाओ। अब गांधी जी एक गौ भक्त, गांधी जी गाय का आदर करते, गांधी जी एक हिंदू, गांधी कहते हैं राजेंद्र बाबू ये कभी नहीं हो सकता। ये जो खाने पीने पे बंदिश, हमारे आर्थिक तरीकों पर बंदिश तभी लाई जा सकती है जब देश के अल्पसंख्यक और समाज के वो टुकड़े, समाज के वो तक जो इसका उपयोग करते हैं, जब तक वो इसकी मांग नहीं करते, इसको लागू नहीं किया जाना चाहिए। और आज क्या हो रहा है, उसी के नाम पे कहीं अखलाक को मारा जा रहा है, कहीं दलितों पे अत्याचार किया जा रहा है। तो ये जो राजनीति का तरीका है वो समझने की जरूरत है। खैर, सारांश में सवाल जवाब हम करेंगे। मेरी कुछ सलाह है। सलाह यह है कि देखिए, जो भी राजनीति चलती है सबकी शुरुआत हमारी सोच से होती है। What I think is the beginning of my politics। तो इसमें अलग अलग कौम के लोग क्या सोचते हैं, मुसलमानों के बारे में, क्रिश्चियन के बारे में भी, खैर उनको भी जोड़ लीजिए, दलितों के बारे में, ये सब हमारे समाज के जो तबके आज जिन पर निशाना बनाया जा रहा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, छुपा हुआ या खुलेआम जो निशाना बजाया जा रहा है, लोग धर्म की पहचान को प्राइमेसी देने लग गए हैं। हमारी जो पहचान है, सबसे पहली पहचान इंसानियत की, उसके बाद उसी के साथ पहचान हमारी इंडियननेस की। ये पहचान को पीछे रखकर अरे वो मुसलमान है, वो हिंदू है, ये हमारा मंदिर है, ये हमारी माता है, ये इस प्रकार की चीजें जो आ रही हैं, ये एक राजनीति के कारण है, जो राजनीति अंग्रेजों के आने के दौरान चालू हुई। ये भी आपको बता दूं कि हिंदू राष्ट्रवाद कोई पुरानी कल्पना नहीं है। हिंदू नेशनलिज्म, मुस्लिम नेशनलिज्म, दे बिगैन ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। ये कॉलोनियल प्रोडक्ट है। एक तरफ इंडियन नेशनलिज्म आया, दूसरी तरफ उसका विरोध करने के लिए हिंदू नेशनलिज्म और मुस्लिम नेशनलिज्म आए। ये पुराने तबकों से आए, दकियानूसी तबकों से आए, जो पीछे देखना चाहते हैं। जो इंडियन नेशनलिज्म, ये आगे जाकर समाज को एक अच्छे तरीके पे करना चाहता है। तो खैर, ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमने कभी आराम से फुर्सत से डिस्कस करना चाहिए। मेरे यूट्यूब वीडियोज में भी बहुत कुछ मैंने ये डालने की कोशिश की है, पर आज हम करें क्या? सवाल है, विश्लेषण अच्छा हो रहा है, पर सवाल ये है कि हम
इस समाज में अपनी जगह एक इज्जत की, डिग्निटी की, बराबरी की कैसे बनाएं, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो आज मेरे साथ जो होता है, आपके साथ जो होता है, उसका आधा कारण है बाहर के लोग हमारे साथ क्या सोचते हैं, और वहां एक सही समझ कि मुस्लिम राजा ऐसे थे, इस्लाम क्यों आया, जो पॉलीगैमी क्या है, इस्लाम के मूल्य क्या है, इस्लाम कैसे जेंडर जस्टिस देता है। याद रखिए, यहां मैं इस्लाम का स्कॉलर नहीं हूं, सॉरी फॉर दैट। मेरे एक दोस्त थे, मरहूम दोस्त, मैं उनका बहुत इज्जत करता था, असगर अली इंजीनियर। थोड़ा बहुत मैंने सीखने की कोशिश की, उन्होंने मुझे बताया इस्लाम वॉज द फर्स्ट रिलीजन टू गिव इक्वालिटी टू विमेन। ये बात मैंने अपने यहां लिख के रख ली। वो आज हमारे समाज में कहाँ हैं, वो एक देखने की जरूरत है। खैर, बहुत सारी चीजें इंसानियत की मैं उनसे सीखा, कुछ इधर उधर पढ़ के सीखा। तो सवाल ये है दोस्तों, ये सही बातें लोगों तक ले जाना जरूरी है। जिस स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, जिस कॉलेज में स्टूडेंट्स जाते हैं, जो यूथ क्लब्स में स्टूडेंट हैं, अगर बाकी लोग सोचते रहे अरे भाई ये मुसलमान है, मुसलमान तो ऐसे होते हैं, ये इस्लामिक आतंकवाद पे आते हैं, तो उसके कारण हमारा समाज अच्छा कैसे चल सकता है। दो मुसलमान जाते हैं, कभी एक फिल्म भी देखिएगा, सलीम लंगड़े पे मजरो, उसमें एक मुसलमान नौजवान की साइकोलॉजी 20 साल पहले की बताते हैं। अब तो हालात पहले से खराब हैं, और उसको सुधारने के लिए अगर हालात खराब हैं तो हमारी कोशिशें पहले से 10 गुना ज्यादा होना चाहिए। हालात खराब है का मतलब ये नहीं कि हम डिप्रेस होकर बैठ जाएं। हमारे सामने चुनौतियां ज्यादा हैं। चुनौती क्या है? नंबर 1, लोगों के जहन में जो ये बस चुका है ग्लोबल मीडिया के कारण, लोकल मीडिया के कारण, लोकल पॉलिटिक्स के कारण, उसको दूर करने के लिए एक मल्टी लेयर्ड प्रोग्राम चलना चाहिए। कम्युनिटीज के अंदर पीस सेंटर, पीस एक्टिविस्ट की ट्रेनिंग देना चाहिए, और वो ट्रेनिंग जो हो उसका आधार क्या होना चाहिए। ये ट्रेनिंग हमारे जो नौजवानों के लिए, यूथ सेंटर के लिए, मेरे लिए 3 फाउंडेशंस हैं पीस एक्टिविस्ट के सिलेबस के लिए। नंबर 1, सभी धर्मों के मॉरलिटी का आदर करना, दैट इज द फाउंडेशन ऑफ माय अंडरस्टैंडिंग। नंबर 2, आजादी के आंदोलन के दौरान गांधी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, अंबेडकर, नेहरू, इनके कारण जो भारतीय संविधान बना, उनके वैल्यूज के आधार पे हमारी बातचीत चलना चाहिए। बात यहीं खत्म नहीं होती, बात भविष्य की भी है। आगे हम किधर देखें? आगे हमने देखना चाहिए यूनाइटेड नेशंस चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स। शायद कई लोग भूल गए होंगे, यूनाइटेड नेशंस नाम की कोई चीज थी जिसने दुनिया की इंसानियत को साथ मिलाकर नए नए सिद्धांत बनाए, इंसानियत की बातें की। तो तीसरा होना चाहिए, उस इंसानियत की तरफ जाने के लिए हम क्या करें। 1, इसमें सही इतिहास क्या है। रोमिला थॉपर, बिपिन चंद्र, हरबंस मुखिया, RS शर्मा, इन लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी चीजें की है। हम में से कुछ छोटे छोटे लोगों ने उनको समरी बना के रखने की कोशिश की है। ये चीजें हमारे लोगों तक जाने की जरूरत है। हम कुछ एक्टिविस्ट को ट्रेन करें, जो एक्टिविस्ट नौजवान अपने काम के साथ साथ समाज में इन चीजों का प्रचार करें, किताबों का, अच्छे यूट्यूब लिंक्स का, अच्छी चीजों का, अच्छी बातें बताएं। अच्छी फिल्में बहुत अच्छा एकता का माध्यम हो सकती है, कुछ फिल्म क्लब बनाएं, तो बहुआयामी मल्टी लेयर्ड प्रोग्राम्स कैन बी देयर एज वी आर टॉकिंग अबाउट इस्लामिक एजुकेशन, स्कूल्स। उसी के साथ मैं चाहूंगा कि एक पैरेलल एजुकेशन भी चले, जो लोगों की जहनियत, लोगों की सोच को बदलने में कामयाब हो, और वहीं शुरुआत होती है हमारी इस बात की। नंबर 1। नंबर 2, सामाजिक लेवल पे मैंने एक फिल्म देखी थी, पड़ोसी नाम की फिल्म, वी शांताराम की, देखिएगा, 1940 में बनी थी। हिंदू मुसलमान पड़ोस में रहते हैं, कैसे मोहब्बत से रहते हैं, वो तरीका हमको वापस लाने की जरूरत है। एक मैं फिल्म की बात कर रहा हूं, ऐसी बहुत सारी चीज आपको मिल जाएगा। आई कैन कम्युनिकेट यू थ्रू ईमेल्स एंड ऑल दैट। और नंबर 3, एक पॉलिटिकल लेवल पे एक सलाह है। पॉलिटिकल लेवल पे मैं इतना कहना चाहूंगा कि कोई भी धर्म के नाम की राजनीति हो, एनी पॉलिटिक्स इन द नेम ऑफ रिलीजन नीड्स टू बी रिजेक्टेड। और राजनीति में हमारा केवल एक ही रास्ता हो सकता है, और वो रास्ता है मोहनदास करमचंद गांधी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, भीमराव बाबा साहब अंबेडकर। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much, Sri Ram Punyani. And as we can see, a true humanist. And what we can do for him is, inshallah, do dua to Allah Bari Ta'ala, that Allah gives him guidance. Thank you very much. Thank you very much. I'm grateful. Any questions if there are? Yes, we have now some time for questions and answers. So those of you here as well as in the balcony above for the
Ladies, they can ask questions. But you have to queue up. We may have time only for 1 or 2 questions. Yeah. Now, before we move, as the people line up, we would just like to have a brief synopsis of your talk in Marathi. So if you would just take a seat for 2 minutes, we'll just take 5 more minutes or a few minutes of your time. Brother Mujahid, he'll give you a brief synopsis of what the talk was in Marathi. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. भारतात इस्लाम प्रेमाच्या मार्गाने दाखल झाला. इस्लाम भारतामध्ये पहिल्यांदा केरळमध्ये आला आणि तो राज्यांच्या माध्यमातून नव्हे तर तो संतांच्या माध्यमातून आला, हे रामपुन यांनी येथे आपले मत मांडले. त्यांनी हे देखील सांगितले की अमेरिकाने सर्वप्रथम शांती, सद्भाव, प्रेम, बंधुता याची शिकवण देणाऱ्या धर्माला आतंकवादाशी जोडलं आणि धर्माचा आतंकवादाशी संबंध जोडून इस्लामिक टेररिझम नावाची संकल्पना उदयास आणली. दहशतवादावर भाष्य करताना राम पुनियानी यांनी हे मांडले की दहशतवाद हा धर्माची देण नसून हा तेलाची देण आहे. दहशतवादाच्या मागे धर्म नाही तर दहशतवादाच्या मागे तेल आहे. आणि अल कायदाची निर्मिती ही दहशतवाद निर्माण करण्यासाठी नव्हे तर रशियाच्या विरोधात करण्यात आली होती. राम पुनियानी यांनी येथे हे देखील मांडलं की पुरातन इतिहासाचा, मध्ययुगीन भारताच्या इतिहासाचा ज्या प्रकारे वापर केला जातो हिंदू मुस्लिम विरोधी वातावरण निर्माण करण्यासाठी, त्यामध्ये कसलेही तथ्य नाहीये. येथील मुस्लिम आणि हिंदू राजामध्ये जे देखील युद्ध झाली ती धर्माच्या आधारावर नसून, हिंदू विरुद्ध मुस्लिम अशी युद्ध नसून ही युद्धे राज्यासाठी होती. दोन्हीकडून लढणारे काही प्रमाणात मुसलमान होते आणि काही प्रमाणात लढणाऱ्या लोकांमध्ये हिंदू देखील सामील होते. राम पुनियानी यांनी येथे रॅडिकल या शब्दाची व्याख्या करताना रॅडिकल शब्दाची व्याख्या या प्रकारे मांडली: समाजाला बदलण्याच्या ध्येयाने वेडे झालेले लोक म्हणजे रॅडिकल. आणि या रॅडिकल शब्दाचा गैरवापर वर्ल्ड ट्रेड सेंटरवर हल्ला झाल्यानंतर करण्यात आला. आणि विविध प्रकारे त्यांनी भाष्य करताना शेवटी हाच संदेश दिला की धर्म माणसाला माणसाशी जोडणारा धागा आहे. धर्म माणसाला तोडत नाही, धर्म दहशतवादाची शिकवण देत नाही आणि धर्माच्या माध्यमातून आपण पुन्हा एकत्र येऊ शकतो. धन्यवाद. माशाअल्लाह. बरंच काय तुम्ही सांगितलं इतकं शॉर्ट सेंटेंसेसमध्ये. एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस? यस. मेरा नाम मोइनुद्दीन है, अहमदाबाद से ताल्लुक़ रखता हूँ. काफ़ी खुशी हुई आपकी बातों सुन के, स्पेशली जो आपने जियोपॉलिटिक्स सिनेरियो बताया है. इसमें सर मेरे 2 सवाल हैं. पहला ये कि आपने ये कहा कि अमेरिकन फंडेड मदरसास जो थे, अमेरिका ने फंड किया उन मदरसे को और वो सिलेबस वहाँ पर डिज़ाइन हुआ, तो सर इसके लिए आप कोई डॉक्यूमेंटेड एविडेंस को कुछ कोट कर सकते हैं? दूसरा ये था सर, आपने ये कहा कि अलकायदा ही आगे चल के ISIS में तब्दील हुई, लेकिन ऑन द मीडिया अभी हम देख रहे हैं कि ऐमन अल जवाहिरी अलकायदा को रिप्रेजेंट कर रहा है, अबू बकर अल बगदादी ISIS को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो स्टिल ये 2 एंटिटी एग्जिस्ट करते हैं. जी प्लीज क्लियरिफाई. हाँ, देखिए, एक तो पहला जो आपने सवाल किया ना, एक बहुत वेल रिसर्च्ड बुक है महमूद ममदानी की, परमानेंट ब्लैक का पब्लिश है, गुड मुस्लिम बैड मुस्लिम. ब्रिलियंट बुक, सिर्फ वन ऑफ द बेस्ट बुक्स आई हैव सीन ऑन टेररिज्म. उसमें CIA का लिंकेज, ओपियम ट्रेड, अफगानिस्तान, जो रशियंस, ये पूरा उसको बहुत डिटेल में दिया है. और देखिए दूसरा क्या होता है, ये जो आज ऐसा लगेगा ऊपर से ISIS और अलकायदा एक दूसरे से लड़ रहे हैं, इट्स क्वाइट लाइकली. क्वेश्चन है, जब आइडियोलॉजिकल रूट्स आप देते हैं तो रूट्स ऊपर जाकर थोड़ा बदल जाती हैं, और उसमें थोड़ा भी बदलाव होता है तो ये जो इस प्रकार के सेक्टेरियन माइंडसेट वाले लोग होते हैं, वो सेक्टेरियन माइंडसेट वाले लोग उस छोटी सी बात को लेकर एक दूसरे से सरफेस में झगड़ते हुए दिखते हैं. ऐसा मुझे कई बार ये भी होता है कि मैं वो एग्जांपल पता नहीं आपके दूं कि नहीं, कई कम्युनल ऑर्गेनाइजेशंस, इशारे से समझिएगा, उनका एक विंग एक बात करेगा, दूसरा विंग उसके खिलाफ बात करेगा, लोग ताली बजाएंगे, अरे ये तो एक दूसरे के खिलाफ बात कर रहे हैं. वो एक दूसरे के खिलाफ नहीं रहते, वो दे आर सप्लीमेंट्स टू ईच अदर एट वन लेवल. और तीसरा वो जो होता है कि कई बार उनके डिफरेंसेस जेन्युइनली भी आते हैं, क्योंकि आखिर में हम लोग इंसान हैं और इंसान के खुद के इंटरेस्ट और पावर का भी एक इंटरेस्ट होता है, फेम का भी इंटरेस्ट होता है, वेल्थ का भी इंटरेस्ट होता है, तो वो भी कई बार इन लोगों के साथ जुड़ जाते हैं. दे आर नॉट डिवाइन पीपल लाइक प्रॉफिट्स एंड ऑल दैट. सो इसलिए एट दैट लेवल आइडियोलॉजिकल रूट्स आर द सेम. That is a distorted version of Islam. That is playing in the hands of American politics of control over oil. That remains the same, but that takes 2 branches as such. Yeah. Any question in the ladies wing? Yes, brother. Yeah, please go ahead. अस्सलामुअलैकुम. मेरा नाम बुशरा है. मेरा सवाल ये है कि जब मैं ट्रेन में सफ़र करती हूँ तो अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुनती हूँ कि मुसलमान कैसे हैं, इन्हें भारत माता की जय बोलने में क्या तकलीफ़ है. हालांकि मुझे भी मुल्क से उतनी ही मोहब्बत है जिन्हें उन्हें है, लेकिन मैं उनके सामने ये बात एक्सप्रेस नहीं कर पाती, या मैं उनके सामने मज़हब और वतन के
बीच का जो तालमेल है वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते. जी सो काइंडली गाइड मी फॉर दैट. जी, आपने जो सवाल किया ये बहुत मुश्किल सवाल है. मुश्किल इसलिए है कि जैसे मैंने कहा कि ये मैं करीब 92 से इसके बारे में सोचने लगा, ऑनेस्टली 92 से. और वो ऐसा मामला होता ना, मर्ज बढ़ता ही गया जो दवा की हमने, क्योंकि शायद हमारी दवा ठीक नहीं थी, वो एक बात है. और मैंने वही कहा कि एक तो जो दुनिया के राजनीतिक हालात हैं और देश के राजनीतिक के हालात, हम इतना कर सकते हैं कि पहले खुद की क्लैरिटी एकदम आ जाना चाहिए. खुद की क्लैरिटी आना चाहिए कि एज ए मुस्लिम मैं उतना ही इंडियन हूँ जितना कि कोई और है. ये इसकी क्लैरिटी के लिए कुछ हमको ट्रेनिंग की भी ज़रूरत है. फिर कुछ ये चीज़ें आना चाहिए ऐसा, क्योंकि मैंने भी देखा है कि मैं भी आजकल ट्रेन में डिस्कस करना अवॉइड करता हूँ, क्योंकि बहुत इजी काम नहीं है. थोड़ा आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बता दूँ, मैं IIT में था जब ये शुरुआत की मैंने, और मुझे अंदर से ही लगा कि ये जो उस समय कहते थे ना बाबर की औलाद वगैरह वगैरह, मैंने कहा यार ये गलत है. पर मैं अपने फैमिली के साथ डिस्कस करता था, रिलेटिव के साथ डिस्कस करता था, स्टूडेंट्स के साथ, मुझे बड़ी तकलीफ होती थी. वो भी गुस्सा होते थे, मैं उनको कन्विंस नहीं कर पाता था. फिर मैंने एक यात्रा चालू की, पढ़ाई की, समझने की, सोचने की, लोगों से बातचीत करने की. आज अगर मेरे को कोई वक्त देता है तो मैं पूरा बराबर एक्सप्लेन कर सकता हूं, जो कई आप मेरे शायद यूट्यूब वीडियोस में देखेंगे. सॉरी, मैं खुद की कुछ बातें बता रहा हूं, तो वो आप देखेंगे कि हमको एक थोड़ा बैकग्राउंड बिल्ड करना पड़ता है. जैसे एक सरल से अगर आप प्रूव कर दें कि अकबर और राणा प्रताप की लड़ाई ये राजाओं की लड़ाई थी, तो एक अलग कंक्लूजन आता है. अगर आप ये बता दें कि शिवाजी महाराज के 18 बॉडीगार्ड में से 12 बॉडीगार्ड मुसलमान थे, तो एक अलग इंपैक्ट आता है. अगर आप ये बता दें कि शिवाजी महाराज का जो सबसे बड़ा सेक्रेटरी ऑफिशियल था उसका नाम था मौलाना हैदर अली, तो अलग चीजें आती हैं. मेरे ख्याल से वी कांट एड्रेस द टिप ऑफ द आइसबर्ग. आप जो कह रही हैं ना, वो टिप ऑफ द आइसबर्ग, आई होप अंडरस्टैंड दैट मच. तो वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है. हमको पूरा आइसबर्ग को डील करना पड़ेगा कि रियल इश्यू ये है, जो मिथ्स, बायसेस, स्टीरियोटाइप्स बन गए हैं, उनको क्रैक करने के लिए हो सकता है कि आप इस प्रोसेस को शुरू करें सेल्फ क्लैरिफिकेशन की. हो सकता है 6 महीने के अंदर आप ट्रेन में चलते चलते ये बात ना कर सके, पर मेरा इतना विश्वास है, इफ यू टेक दिस पाथ आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर यू विल बी वेरी क्लियर. पहली बात तो आप ऐसी बातों से हर्ट नहीं होंगे, और दूसरी बात आप ऐसी चीजों का जवाब भी दे सकेंगे, ऐसा मेरा कॉन्फिडेंस है. विल बी इंटरेक्टिंग ऑन दैट मच मोर. थैंक यू वेरी मच. जी, थैंक्स. आई एम मुस्लिम, आई एम इंडियन एंड आई लव माई कंट्री. ये हमारे जो है ये बोल अगर हम रखते हैं तो मैं समझता हूँ ये बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हमारे सॉल्व हो जाएंगे. सवाल ब्रीफ ऑन द टॉपिक, बिकॉज हमारे पास वक्त की किल्लत है. जी, मेरा नाम मुशफ़िक सुल्तान है, मैं श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर से. मेरा सवाल आपसे ये है कि एज एन आउटसाइडर, समबडी हु इज़ नॉट अ मुस्लिम, आप क्या परसीव करते हैं कि जो हमारी वीकनेसेस हैं, जहाँ पर जिसको इस्तेमाल और एक्सप्लॉइट करके हमारे ऊपर जो ये सब स्टीरियोटाइपिंग होती है या ये जो चीज़ें कही जाती हैं, और किस क्षेत्र में हमें ज़्यादा मतलब काम करने की ज़रूरत है ताकि हम इन सारी फोर्सेस से जो हमें हमारे अगेंस्ट इस वक्त जमा हो गई हैं उनके साथ डील कर सकें. तो आप क्या परसीव करते हैं वो कुछ चीज़ें बुनियादी? जी, ये अच्छा गहरा सवाल है. पहली बात तो आई मे नॉट बी ए मुस्लिम, यस, पर मैं एक ह्यूमनिस्ट हूँ, राइट. और मैंने ये मुद्दे को हिंदू मुसलमान के रूप में नहीं देखा. मैंने देखा है इंसानियत के तरीके से, और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कॉलोनियलिज्म और उसके बाद आने वाले प्रॉब्लम, कश्मीर भी उससे जुड़ा हुआ है, सब कुछ जुड़ा हुआ है कि मुस्लिम कम्युनिटी माइनॉरिटी के कारण क्या इश्यूज हुए. खैर वो तो ठीक है, समझना एक बात है, उसको हल करना दूसरी बात है. तो मुझे लगता है सबसे पहले तो कम्युनिटी एफर्ट्स फॉर एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट आर द सेंट्रल. हमारे सब नौजवानों के हाथ में काम हो, सबके पास रोजी हो, अच्छा मॉडर्न एजुकेशन हो, क्योंकि मॉडर्न एजुकेशन इज़ ए वेरी लिबरेटिंग फोर्स. जब आप दुनिया से एक्सपोज होते हैं तो आपकी समझ में ऑटोमेटिक, मैंने ये भी देखा है फ्रीडम मूवमेंट में, देखिए फ्रीडम मूवमेंट में देखिए जो लोग ग्लोबल आइडियोलॉजी से अफेक्टेड थे वो ज़्यादा प्रोग्रेसिव थे, ज़्यादा एकोमोडेटिव थे, और लोग भी उनको ज़्यादा एक्सेप्ट करते थे. जो अपने अपने कुएं के मेंढक थे उनकी विचारधारा अलग होती है. तो हमको तो एक कुएं का मेंढक नहीं बनना, हमको एक बगीचे का एक यात्री बनना है जो सभी प्रकार के फूलों को देखता है, फलों को देखता है, लोगों को देखता है, इंसानियत से मोहब्बत करना है. वो एक हमारा रास्ता होना चाहिए, एजुकेशन ये. और तीसरा पॉलिटिकल डिसीशंस. पॉलिटिकल डिसीशंस मैं पार्टी A-B-C की बात नहीं कर रहा. मेरा प्रिंसिपल है कि जो भी लोग मजहब के नाम पे सियासत करते हैं वो हमारे लिए उचित नहीं है. इसलिए मैं कहता हूं मेरे लिए गांधी का रास्ता है, मौलाना आज़ाद का रास्ता है, और जो दूसरे रास्ते वो रास्ता हमारा रास्ता नहीं हो सकता. उसमें हो सकता है आप कहेंगे अरे ये पार्टी में ये खराबी है, वो पार्टी में वो खराबी, ठीक है. अब वो 19-20 का फ़र्क है. आज तो ऐसी बुरे हालात में हैं कि दलितों पे अत्याचार हो रहा है, अल्पसंख्यकों पे हो रहा है, तो मौका तो आ गया है कि हमने एक आवाज़ उठाना चाहिए. पर हाँ, इसको एक ऑप्टिमिस्टिक टोन भी आपको दे दूँ.
सभी कुछ खराब नहीं होता, अच्छा भी हो रहा है। जो मैं नौजवानों में आंदोलन देख रहा हूँ, जो दलितों में आंदोलन देख रहा हूँ, और जो आंदोलन, स्टूडेंट्स का नाम मैं नहीं लूँगा, कुछ स्टूडेंट्स ने जो आंदोलन शुरू किया है, जय भीम, लाल सलाम, और जो सबको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे उस आंदोलन में बहुत उम्मीद है। तो सोशल, पॉलिटिकल, एजुकेशनल, एम्प्लॉयमेंट प्लस पॉलिटिकल एफर्ट, ये सब पे हमको काम करने की ज़रूरत है। थैंक यू। Thank you very much for having a dialogue with us. That was a pleasure and giving us some really good suggestions. We'll work on it and we'll hear from you. But before you leave, sir, we have a gift for you. Brother Nurullah, this is a copy of the Quran and there's no sword in the hand. I have to mention here that you can visit YouTube and there are fantastic videos by Sri Ram Punyani, mostly on historical perspective. He has done some great study. You have to see his videos. So that one book I am presenting to him on this terrorism explained. Right. Since you presented me something, I can also present something. Right. So I'll share this with Edka and the people there, the youth there, they will study this book. Thank you very much. Thank you very much.